दोस्तों नमस्कार। किसी राज्य के शिक्षा का बजट और उसी राज्य के हेल्थ का बजट, इन दोनों बजट को अगर आप मिला देते हैं और जितनी रकम बनती है उस रकम से कहीं ज्यादा रकम अगर सिर्फ प्रचार पर खर्च कर दिया जाए तो वो राज्य चकाचौंध में समा नहीं जाएगा। उस राज्य की पहचान एक मॉडल के तौर पर नहीं होगी और उस मॉडल के आश्रय इस देश के भीतर में हर कोई उस मॉडल सरीखा बनना नहीं चाहेगा। और उसके बाद यह कहा जाए ये खुशबू है गुजरात की, कुछ दिन यहां पर गुजारिए तो सही। और इन शब्दों को भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब स्क्रीन पर लगातार कह रहे हो, बरसों बरस से कह रहे हो, तो क्या वाकई वो राज्य एक ऐसा मॉडल है जो भारत के भीतर चमकता हुआ सितारा है, या उस सितारे के ओट में गुजरात के भीतर रिश्ते हुए खून को देखने की जरूरत है क्या? क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहां 12वीं पास 62 लाख से ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। शिक्षा के मामले में राज्य कितने गर्त में चला गया और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में ही इलाज होता है और वहां पर इलाज के लिए आपको लखपति तो होना ही पड़ेगा, उससे सस्ता इलाज आपको मिलेगा नहीं। जिन परिस्थितियों में गुजरात का किसान है, जिन परिस्थितियों में गुजरात का युवा तबका है, जिन परिस्थितियों में गुजरात के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्कर महिलाएं हैं, अगर सबको मिलाना शुरू कीजिएगा तो उस पर भी जानकर आप हैरत में आ जाइएगा कि दरअसल जब भी कोई नेता आता है तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को नई नई साड़ियां दी जाती हैं, मुफ्त भोजन दिया जाता है, आवाजाही की व्यवस्था की जाती है और 500 किलोमीटर के रेंज में जो भी जिसे भी जिस रूप में भी उस सभा में लाया जा सकता है लाया जाता है। और अगर जरूरत पड़ जाए तो उसे दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार के लिए गुजरात के मॉडल से इन लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि गुजरात मॉडल के भीतर पैसे की कोई कमी नहीं है। गजब की परिस्थितियां। और आज प्रधानमंत्री जब कच्छ के इलाके में है, भुज के इलाके में है, जिन चीजों को नए तरीके से वहां शुरू कर रहे हैं, कहीं पर रिबन काट रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल अभी से लेकर पुराने दौर में चीजें उभर कर आती हैं कि यह गुजरात मॉडल आखिर चीज क्या है। प्रधानमंत्री गुजरात के भीतर हैं, लेकिन गुजरात में वह दूसरी तरफ है जिस तरफ पाकिस्तान सीमा से लगता है, लेकिन उसके ठीक उल्टी दिशा में दूसरे छोर पर दाहोद है। दाहोद में बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था, उनके परिजनों की हत्या हुई। जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने हत्या की, उनको रिहा कर दिया गया, माला पहनाई गई। लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात में हैं 2 दिनों से, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। कोई बात नहीं, गुजरात मॉडल की देन 2002 से निकली थी और उस वक्त शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने महसूस कर लिया था कि राजधर्म उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में क्या हो सकता है, तो उन्होंने राजधर्म का पाठ पढ़ाया। लेकिन राजधर्म भी इस दौर में आते आते कैसे बदल गया, जब साबरमती पुल पर पांव से चलकर साबरमती नदी को पार करने के लिए जब आप पश्चिमी से पूर्वी किनारे की तरफ जाते हैं तो उस पुल का नाम फुटवेयर अटल पुल रखा गया है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म को भी भूल जाइए। और इसके बाद आइए कॉरपोरेट के हिस्से में। उस कॉरपोरेट के हिस्से में जहां से अंबानी अडानी दोनों आते हैं, तो इसमें बिल्किस बानो की क्या बिसात। और गुजरात तो बीते 27 बरस से बीजेपी की सत्ता के तहत चल रहा है। मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते चले गए, लेकिन परिस्थितियां क्यों नहीं बदली? क्या वाकई आज आपको आंकड़ों के जरिए समझने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि उस गुजरात मॉडल के भीतर में वहां की इकोनॉमी को लोगों से जोड़कर देखा जाए, या कॉरपोरेट के लोगों से सरोकार को समझाकर देखा जाए, या उस राजनीति और चकाचौंध को परखा जाए जिसने भारत की राजनीति को बदल डाला है? गुजरात यूं तो विकसित राज्यों की श्रेणी में 5वें नंबर पर आता है। महाराष्ट्र अगर पहले नंबर पर, तमिलनाडु उसके बाद आता है, फिर जीडीपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से नहीं। कर्नाटक लेकिन गुजरात के ऊपर आता है और उसके बाद गुजरात का नंबर आता है।
जीडीपी के लिहाज से, विकास दर के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, गरीबी की रेखा के नीचे से लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से, इन सारी परिस्थितियों में अगर आप लोगों को जोड़ दीजिएगा तो इस देश के भीतर में गुजरात का नंबर 10 के बाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गुजरात की पूंजी का जिक्र कीजिएगा वह उछलकर 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस का जिक्र कीजिएगा, झटके में गुजरात दूसरे या तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आप गुजरात मॉडल का जिक्र कीजिएगा, आपको पहले नंबर पर गुजरात नजर आने लगेगा। यह खेल क्या है? इस खेल को समझने के लिए हमें लगता है कि गुजरात के उस मॉडल को आज समझ लीजिए जिस मॉडल के आश्रय भारत की राजनीति बदल गई, भारत की राजनीति में विपक्ष की राजनीति बदल गई। भारत के भीतर में महात्मा गांधी को चरखा काटते हुए याद दिलाने की परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री आ जाएं, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो इस देश के भीतर में गोडसे के नारे कैसे लगेंगे, इसकी समझ उस हिंदुत्व की प्रयोगशाला को होनी चाहिए जिस प्रयोगशाला के तहत 2002 से 2007 तक का कमाल का खेल गुजरात मॉडल के भीतर किया गया। और उसी गुजरात मॉडल के भीतर जैसे ही आप युवाओं का जिक्र करेंगे और गवर्नमेंट जॉब का जिक्र करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 0 लिखना पड़ेगा और युवाओं की बेरोजगारी में आपको 62 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या लिखनी होगी। कोई काम किसी के पास नहीं है। किसानों की परिस्थिति में जैसे ही आप उनकी आय पर आएंगे तो 2000 से लेकर 2022 तक के बीच में इन 22 बरस में किसानों की आय में जो इजाफा हुआ है वह देश के अलग अलग राज्यों की तुलना में गुजरात 18वें नंबर पर आता है। किसानों को लेकर बेरोजगारी की स्थिति नाजुक है, जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। जो पटेल समुदाय ने चीजें शुरुआत की, जाहिर है उनको स्वामी नारायण संप्रदाय से जोड़ दिया गया, लेकिन पटेल समाज के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां राजनीति में कैसे खपली और खपाली गई, इनके समानांतर उनको अपनी जमीन पर जो उनके विरासत की जमीन थी, जो खेती की जमीन थी, उस जमीन से कैसे वंचित होते चले गए और जमीन सिकुड़ती चली गई और उनकी आय कम से कम होती चली गई। यह गुजरात मॉडल के भीतर पटेल समुदाय का एक अनोखा सच है। लेकिन राजनीति में पटेलों की जरूरत पड़ती है और आदमकद प्रतिमा के आधार पर सरदार पटेल को याद करके इस बात का अंदेशा समूची देश नहीं दुनिया को दिया जाता है कि सरदार पटेल हमारे हैं। लेकिन 27 बरस की सत्ता बीजेपी की गुजरात के भीतर और उसमें भी 2001 से लेकर 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री। अब इस सफर पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जहन में एक झटके में अडानी आ ही जाएंगे, जो 27 साल पहले जिनकी कच्छ के इलाके में 1 एकड़ जमीन नहीं थी, आज की तारीख में उस कच्छ के इलाके में सिर्फ उनकी तूती बोलती है। और शुरुआत हुई थी 96-97 से, जब मुंद्रा पोर्ट और उसके साथ SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी अडानी की कंपनी को मिली। वह एक ऐसी नब्ज और ऐसी पहचान है जहां पर आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे कच्छ के इलाके में तो जो महिलाओं की चकाचौंध थी और महिलाओं का शोर था, उसमें पता चला, और हमारे वहां के रिपोर्टर कहें, सहयोगी कहें, और वहां के पत्रकारों ने भी जानकारी दी, दरअसल नई साड़ी और कुछ पैसे, आने जाने की सुविधा और भोजन और नाश्ते फ्री में। इसके बाद वह भीड़ कैसे जुटती है, कैसे जुटाई जाती है, यह एक अलग किस्सा है। लेकिन इसका बजट भी किसी राज्य के बजट के हिस्से में लगातार चलता रहा हो और अब चुनावी बरस आ चला है तो यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो चला है, इसे भी अब समझने की जरूरत है। लेकिन गुजरात मॉडल का मतलब एजुकेशन और हेल्थ नहीं है। गुजरात मॉडल का मतलब बिल्किस बानो भी है। यह इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब कदम रखना चाहते हैं गुजरात में तो वह एजुकेशन और हेल्थ मॉडल को लेकर पहुंचना चाहते हैं। वह एक शब्द भी बिल्किस बानो पर नहीं कहते हैं, नहीं कहेंगे। यानी गुजरात मॉडल के भीतर अगर आपको पनपना है
तो इस देश की राजनीतिक मिजाज को समझिए, जहां पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी प्रचार के तौर तरीकों ने हर पॉलिटिकल पार्टी को कहा आप हिंदू पार्टी नहीं हैं, हिंदू सिर्फ हम ही हैं, तो एक झटके में भारत का मुसलमान हाशिए पर ढकेल दिया गया। लेकिन अब गुजरात में हिंदू मुसलमान का भी ध्रुवीकरण नहीं चलता है। अब सवाल यह है कि आपकी ताकत और भाषण और प्रचार प्रसार के तौर तरीके यही मायने रखते हैं। इस मायने रखने के भीतर में अगला सवाल यह आता है कि कितनी बड़ी तादाद में हम अगर स्कूल से बात की शुरुआत करते हैं सन 2000 में, यानी 22 साल पहले और 22 साल बाद 14,584 प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर स्कूल, तीनों स्कूलों को जोड़ दीजिएगा तो 14,584 स्कूल ही बने। उस वक्त लगभग 43,000 थे, आज की तारीख में लगभग 57,000 हैं। जो शिक्षकों की नियुक्ति प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर उस समय लगभग 2 लाख थे, आज की तारीख में 3,32,000 है, यानी 1,32,35,000 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति हुई 22 बरस में। और हम तो जिक्र कर रहे थे 27 बरस का, उससे पहले का डाटा मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में जब हम सिर्फ स्कूल का जो हमने आपसे जिक्र किया, स्कूलों की तादाद और शिक्षकों की तादाद, तो एक झटके में यह समझिए कि तमाम राज्यों में, चाहे सबसे बीमारू राज्य के तौर पर इस देश में झारखंड और बिहार को भी आप खड़ा कर दीजिएगा तो उससे भी शिक्षकों और स्कूलों की संख्या के तादाद में आपको गुजरात पिछड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन गुजरात में निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों का बनना और उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जरिए फीस वसूली और एक माफिया फीस के तर्ज पर जो चीजें खड़ी होती चली गई राज्य के भीतर में, उसने गुजरात की रईसी में शिक्षा और हेल्थ और तमाम सुविधाओं के लिए सिर्फ पैसा देने को ही आधार बना दिया। इस मॉडल की तारीफ कौन नहीं करेगा, क्योंकि यह खुशबू तो गुजरात की है। और जिक्र हो रहा है कि कुछ दिन गुजरात में आप गुजारिए तो सही, जैसे ही इसके आगे निकलते हैं और आप अगर बीमार पड़ गए और आपको अगर इस देश में औसत तौर पर किसी बीमारी में अगर आपको 50,000 रुपए खर्च होते हैं, जो एक औसतन है, गुजरात के भीतर इलाज में उसमें आपको कम से कम दुगना यानी 1 लाख रुपया खर्च होगा। यह वहां की हेल्थ सर्विस का एक औसत मापदंड है। तीसरी परिस्थिति आइए, जो खेती से जुड़ा हुआ मजदूर और किसान है, उसकी आय में बढ़ोतरी इस देश के जो 16 बड़े राज्य हैं और जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद गुजरात का ही नंबर आता है जहां पर सबसे कम आय किसान और मजदूरों की इन जगहों पर हुई है। जो गरीबी की रेखा से नीचे की परिस्थिति है गुजरात के भीतर में, आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि इस देश के भीतर में जितने बीपीएल कार्ड हैं, गुजरात की जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड गुजरात में हैं। उसके जो लाभार्थी हैं, सबसे ज्यादा तादाद यानी 6 करोड़ की जनसंख्या के लिहाज से जितने बीपीएल कार्ड और जितने उसके लाभार्थी, वह टॉप पर है गुजरात। तो गुजरात में तो हम जिक्र रईसी का कर रहे थे, हम कहां मुफलिसी और गरीबी पर आकर टिक गए। लेकिन यह खुशबू गुजरात की है, इसको आपको महसूस करना होगा, क्योंकि गुजरात के भीतर का दर्द 2002 में अगर दंगों के आसरे किसी ने महसूस किया होगा और उस महसूस करती हुई परिस्थिति के बाद 5 बरस के बाद जब आपने वाइब्रेंट गुजरात को समझा होगा और उसके आगे निकलते हुए गुजरात के भीतर इन्वेस्टमेंट का जो जिक्र होता है, इंडस्ट्रीज का जो जिक्र होता है, जो सड़कों का जिक्र होता है, उसमें लाभालाभ है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 10% जनसंख्या जो है उसके पास सब कुछ है और 90% के पास मुफलिसी और गरीबी है। सूरत में डायमंड चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन उस डायमंड के कणों को नालियों से किस रूप में छान कर निकाला जाए, जब वो टूटे हुए कण बाहर निकलते हैं किसी इंडस्ट्री के बाहर, तो उनकी तादाद को गिनिएगा तो डायमंड फैक्ट्री से जुड़े हुए तकरीबन आपको 2.5 लाख से ज्यादा लेबर ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगी अभी भी उसी डायमंड पर चलती है जो इंडस्ट्री इस दौर में बैठ गई। सूरत में ही वहां पर कॉटन इंडस्ट्री भी है, उस कॉटन इंडस्ट्री के भीतर भी इस देश में नोटबंदी और जीएसटी ने उसको तबाह कर दिया। जितनी बड़ी तादाद में इस देश के अलग अलग राज्यों में मजदूर
बेरोजगार हुए, उनके पास काम नहीं था, उसमें गुजरात पहले नंबर पर आता है। इतनी बड़ी तादाद में 2015 से पहले वहां पर जो मजदूरी थी और व्यापारी तबका था वह किस तरीके से ढहता चला गया नोटबंदी और जीएसटी के बाद, उन परिस्थिति में गुजरात के भीतर जो दर्द रिस रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। आज प्रधानमंत्री ने जब इस बात का कच्छ में जिक्र किया कि भुजियो डूंगर में स्मृति वन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण करते हुए गुजरात की और कच्छ की और पूरे देश की साझी वेदना का ये प्रतीक है, ये उनके भाषण का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी उसकी ईंट पत्थरों को सींचा है। तो इस भाषण के इस अंश को सुनते समय गुजरात को जिन्होंने बनाया और गुजरात को जिस रूप में खड़ा किया और गुजरात को एक आइडियल स्टेट के तौर पर रखने का प्रयास किया, उसके पीछे कितना दर्द है और कितने आंसू है और कितनी त्रासदी है यह भी आप नहीं समझ पाएंगे। मसलन शराबबंदी, एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ गुजरात के भीतर कल्पना की जा सकती है कि 25 से 30 हजार करोड़ का ड्रग माफिया चलता है। इस बात को समझा जा सकता है कि शराबबंदी के बावजूद वहां पर अवैध शराब का धंधा जो है वो ना सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि वहां से जो पैसा निकलता है वो गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में, सीमा के पार वहां पर जो होटल्स हैं वह उन्हीं पॉलिटिशियंस के हैं जो इस पूरे धंधे में संलिप्त हैं। तो गुजरात के उस मॉडल के भीतर जहां पर रोजगार नहीं है लेकिन रोजगार अवैध तरीके से आप कमाई कर सकते हैं और यह एक धोखा फरेब देते हुए जिंदगी जीने के नायाब तरीके भी हैं और चकाचौंध भी है, क्योंकि यह खुशबू गुजरात की है। और इस गुजरात के भीतर में 27 बरस का जिक्र हम जब आपसे कर रहे हैं तो हमको लगता है एक क्षण के लिए आपको समझना होगा कि गोधरा से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर रणधीर पर गांव जो है, जिस गांव में बिल्किस पानी का गांव था, बिल्किस बानो जहां थी, उसी के करीब सिंहवाड़ा गांव भी है जो सटा हुआ है। तकरीबन 10 किलोमीटर के रेंज में आप चले जाइएगा तो ये दोनों गांव पड़ते हैं। सिंहवाड़ा गांव में ज़्यादातर वह दोषी जिनको छोड़ दिया गया और जिनको लेकर इस देश के 134 पूर्व आईएएस या पूर्व नौकरशाहों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और कहा कि ये क्या हो रहा है, जो बलात्कारी हैं और जो हत्यारे हैं उनको ले आप छोड़ रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। उन्होंने गुजरात सरकार को नोटिस भेज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री 48 घंटे इस गुजरात के भीतर, लेकिन गुजरात के परिस्थितियों को लेकर उन्होंने आह नहीं की। लेकिन गुजरात की राजनीति में आह कोई नहीं सुनता है। गुजरात की राजनीति चाहती है आपके भीतर दमखम हो, 56 इंच का सीना होना चाहिए। उस दमखम के आश्रय ही सत्ता बनाई जाती है और उसी सत्ता के आश्रय जो कॉरपोरेट की चकाचौंध आपको गुजरात के भीतर नजर आती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन कॉरपोरेट्स की नेटवर्थ मायने रखने लगे हैं। और गुजरात के भीतर में जो एक बड़ी तादाद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बाकी लगभग 90% गुजरातियों का जिक्र भी होना चाहिए। यहां सवाल यह नहीं है कि 6 करोड़ गुजरातियों के आज तकरीबन 53, 54, 55, 57 लाख 57 लाख के लगभग मुस्लिम्स हैं, उनको थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाइए। जिक्र हिंदुओं के बीच कीजिए और उस जिक्र के साथ इस बात को भी एहसास कीजिए कि 39% लगभग ओबीसी जो है उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है और उनको आने वाले वक्त में कौन कैसे साधेगा। और इससे हटकर एक बड़ी तादाद आदिवासियों की है। आदिवासियों की जमीन को कैसे इंडस्ट्री के हवाले किया गया और इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर और इंडस्ट्रीज को जो जमीन सौंपने का जिक्र था वह खुद संथाल आदिवासी हैं। और आदिवासियों की जमीन क्यों दी जाए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री की, इसको लेकर उन्होंने जिस वक्त वह रांची में थी यानी झारखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने वो पर्चा लौटा दिया था कि नहीं इस पे साइन कर सकते हैं मुख्यमंत्री, जबकि बीजेपी का था। लेकिन गुजरात में इसके ठीक उलट परिस्थिति है जहां आदिवासियों की जमीन पर लगातार पैर पसारती इंडस्ट्री और शहरी इलाके और उनसे जुड़े हुए बिल्डर
और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट जिनका दखल और जिनकी पहुंच उस राजनीति के साथ है, जो राजनीति फिर से एक बार चुनाव के लिए उफान मार रही है, और वह पूंजी उसे चाहिए जिस पूंजी के आसरे वो गुजरात को खरीद लेना चाहती है। गुजरात तो बिकने के लिए तैयार है क्या? दरअसल इस देश के भीतर में हर कोई तो बिकने के लिए तैयार है, और नहीं भी बिकना चाहे तो बेचने के लिए सरकार तैयार है। इस देश के इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, कमोवेश यही स्थिति पीएसयूज की गुजरात के भीतर भी हुई। जो प्राइवेट सेक्टर था वो धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला गया, और शायद इसीलिए जब हम इन चीज़ों को परख रहे हैं तो एक चीज़ और समझना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है समझने का। इस दौर में गुजरात के भीतर सरकारी रोजगार अगर गायब हो गया तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब वो गुजरात मॉडल राष्ट्र के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे देश में आ गया, तो इस देश के भीतर में बीते 8 बरस में एक हिस्सा और बीते 2 बरस में दूसरा हिस्सा, इस देश में सरकारी नौकरियों में कमी होने लगी। यानी रोजगार देने का जिक्र नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चीजें सौंपकर, और लोग इसमें भ्रम में ना रहें कि प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी देता है। प्राइवेट सेक्टर अगर किसी सरकारी कंपनी को बेचा जाता है प्राइवेट सेक्टर में, तो रेशियो 20:80 का रहता है। यानी 80 लोग अगर सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे या पीएसयू में काम कर रहे थे, वो अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो वहां सिर्फ 20 लोग काम करेंगे। यह एक बेसिक डिफरेंस है जो औसत निकाला जाता है। ये 80-20 हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार पीएसयूज में इसी दौर में कम हो गए जो 8 बरस थे, और सिर्फ बीते 2 बरस के भीतर जरा कल्पना कीजिए, हम जोड़कर आपको बतलाएंगे। एनटीपीसी में 1691 पद खत्म हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 1972 पद खत्म हो गए, बीपीसीएल में 2615 पद खत्म हो गए, ओएनजीसी में 2940 पद कम हो गए, एलआईसी में 9000 पद कम हो गए, कोल इंडिया में 24000 पद कम हो गए। यह जब चलते चले जाइएगा तो आपको जानकर रह होगी, इस दौर में 2 साल के भीतर में तकरीबन इस देश के भीतर में 22 लाख पद कम हो गए हैं। ये कौन सी स्थिति है और किन परिस्थितियों में किस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं? यानी एक सवाल गुजरात मॉडल, दूसरा सवाल उस गुजरात मॉडल के अनुसार ही इस देश का मॉडल, और इन दोनों परिस्थितियों में एक पुल बना हुआ है। यह कोई अटल पुल नहीं है जो राजधर्म का पाठ पढ़ा है, यह एक नया पुल है। इस पुल के आसरे भारत की इकोनॉमी, भारत के भीतर के आम लोग और भारत के भीतर के खास लोग जो सत्ता के साथ जिनका जुड़ाव होता है, इन दोनों की परिस्थितियों के भीतर गुजरात मॉडल असल वो मॉडल है जो भारत को एक सीख देता है कि पूंजी की ताकत यानी पैसे की ताकत और पैसे के आसरे पैसे को बनाने की इकोनॉमी, इस 2 रास्तों को अगर आप चुन लेंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा आगे बढ़ने से। लेकिन जैसे ही इसके भीतर आप रोजगार का तड़का लगाएंगे, जैसे ही बेरोजगारी शब्द को हटाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन का कैसे उपयोग किया जाए, इन सवालों में उलझेंगे, तो फिर आपकी हथेली खाली रह जाएगी। और शायद इसीलिए गुजरात मॉडल एक चमकता हुआ कोहिनूर है भारत की राजनीति और भारत के भीतर में। उस कोहिनूर को हाथ में पकड़े हुए कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, कौन प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, ये भूल जाइए। सिर्फ इस मॉडल की चकाचौंध को महसूस कीजिए और सोचिए, यह खुशबू है गुजरात की। और एक बार आइए तो गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।